What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. ये हमारी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो में न्यूज़ एनालिसिस करेंगे हम। इसके बाद में हम कुछ रिवीजन करेंगे कुछ टॉपिक्स का। उसके बाद में फिर हम क्वेश्चंस देखेंगे और मॉर्निंग में जो क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कंप्लीट ये हमारा पैटर्न होगा। और देखिए मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे आंसर आए हैं, बहुत ही बंदों ने आंसर दिए हैं आगे बढ़ चढ़ के, तो काफ़ी अच्छा लगा। मेरे आंसर पढ़ रहा था, आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा था कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए। तो देखिए ये पेज फर्स्ट में और पेज सेकंड पे न्यूज़ है। तो इंदौर को जो है मोस्ट स्वच्छ सिटी का दर्जा मिला है, और जो गोंडा है यूपी में उसको सबसे गंदी सिटी का दर्जा मिला है। ठीक है, तो ये जो सबसे पहले तो आप लोगों को दो तीन चीज फैक्ट याद रखनी है। सबसे पहला जो है ये जो निकाला जाता है वो यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा निकाला जाता है। तो इसके हिसाब से जो गोंडा निकल गया है डर्टीएस्ट सिटी निकल गया है। ठीक है, और देखिए ये जो निकाला जाता है इसके आप मिनिस्टर का भी नाम याद रखिएगा। वेंकैया नायडू जी के अंडर में फिलहाल मिनिस्ट्री अभी वर्क कर रही है। ठीक है, तो इस तरीके जो फैक्ट्स होते हैं वो कई बार पूछ लिए जाते हैं। और आगे क्या है, देखिए जो इसको जो नाम दिया गया है इस सर्वे को, जिस सर्वे के बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी सिटी अच्छी है कौन सी सिटी गंदी है, तो इस सर्वे का जो नाम दिया गया है वह स्वच्छ सर्वेक्षण। ठीक है ना, 2017 ये तो सर्वे का नाम है जिस सर्वे के तहत हम वर्क करते हैं। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी सिटी सही है और कौन सी सिटी गलत है। ओके, इंदौर और भोपाल दो टॉप मोस्ट सिटी हैं मध्य प्रदेश की। फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है। ओके, और ये इतनी मतलब फर्स्ट और सेकंड पे है, और तीसरे नंबर पे जो सिटी जाती है वो फिर गुजरात की पहुंच जाती है। यहाँ पे नीचे दे भी रखा है, देखिए यहाँ पे नीचे अभी आप लोगों को देखने को देखिए, गुजरात हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिटीज 12, और जो मध्य प्रदेश है उसकी रही है 11, और जो आंध्र प्रदेश है उसमें रही है 8, और तमिलनाडु और तेलंगाना दोनों को एक साथ रखा गया 4 सिटीज। तो स्टेट का भी नाम पूछा जा सकता है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा सिटीज रही हैं, तो इस तरीके से भी याद रखना है। तो गुजरात सबसे पहले, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ओके, और वैसे सिटीज में जो टॉप सिटीज है वहां पे देखिए, ये यहाँ पे क्या हो गया, इंदौर हो गया, दूसरे नंबर पे भोपाल हो गया, भोपाल भोपाल थर्ड नंबर पे हो गया विशाखापट्टनम, और फिर हो गया सूरत। ठीक है ना, तो कम से कम 4-5 सिटी तो स्टार्टिंग की याद रखिए कम से कम। ठीक है ना, मैसूर भी रख सकते हैं आप। तो ये 4 सिटी या 5 सिटी तो स्टार्टिंग की कम से कम याद रखिए, और जो सबसे गंदी है वो याद रख लीजिए। हाल तो गंदी तो नहीं पूछेंगे, मैक्सिमम पॉजिटिव चीजें पूछी जाती हैं। गंदी तो इसलिए दिखाई जाती है ताकि थोड़ा सा आदमी अपने आप को इम्प्रूव करने लगे, वरना किसी की जो डिसक्वालिटी है वो थोड़ा ना दिखाने के लिए यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो जो अक्रॉस द ये कितनी सिटीज ली गई थी यहाँ पे 434। ठीक है ना, और जो रेस्पॉन्ड लिया गया है वहाँ देखिए लोगों से वोट देकर पूछा गया है, ऐसे नहीं है जाके जगह जगह चेक कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपकी सिटी में आए तो आपकी सिटी में आपसे पूछा गया कि आपकी सिटी कैसी है, क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी आपको मिल रही है, आप फीलिंग भी आप अच्छा फील कर रहे हैं कि नहीं फील कर रहे हैं। तो आपका ही वोटिंग लिया जाता है यहाँ पे, आपके बेस पे पूछा जाता है कि कौन सी सिटी कैसी है। ठीक है, तो ये वाला न्यूज का पार्ट था। देखिए ये वाली न्यूज पेज सेकंड पे न्यूज है रिलेटेड टू हाई कोर्ट। हरियाणा हाई कोर्ट सेपरेट हाई कोर्ट की मांग कर रहा है। वो हरियाणा जो स्टेट है सेपरेट हाई कोर्ट की मांग कर रहा है। आज की डेट में हरियाणा के साथ में पंजाब, ठीक है ना, दोनों का एक ही जगह हाई कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोला क्यों जा रहा है, ये इसलिए बोला जा रहा है कि ये बोल रहे हैं कि आज की डेट में लगभग 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं अलग हुए को। तो 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब तक भी हमारा सेपरेट हाई कोर्ट नहीं बनाया गया है, तो ये सेपरेट हाई कोर्ट की मांग कर रहे हैं। देखिए इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बेस बताना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो स्टार्टिंग में सबसे पहले इंडिया में हाई कोर्ट बनाए गए थे वो 3 जगह आए थे। एक तो कोलकाता में आया था, दूसरा कहाँ पे आया था, बॉम्बे में आया था, और तीसरा कहाँ पे आया था, मद्रास में आया था। तो 3 हाई कोर्ट वर्ल्ड वर्ल्ड बोल रहा हूँ, इंडिया में 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। तो 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। ये हाई कोर्ट कब बनाए गए थे लगभग याद आ रहा है, कब बनाए गए थे, किसके टाइम पे बनाए गए थे, ये भी याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो चलिए याद कर लीजिए, को कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, तो इसके बाद में जो फोर्थ हाई कोर्ट आया था वो फोर्थ हाई कोर्ट आया था 1866 में। ठीक है, ये फोर्थ हाई कोर्ट आया था, और ये आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम आते ही आप लोगों को ये भी याद होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में अभी बहुत सारा सेलिब्रेशन किया गया था। याद आ रहा है, वो सेलिब्रेशन किया गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी गए थे वहां पे, प्राइम मिनिस्टर जी भी गए थे। वो कौन सा सेलिब्रेशन था, ऐसा क्या हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कब बनाया गया था? ये देखिए कब बनाया गया था। अब क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है कि ये बनाया गया था, तो दिख नहीं रहा है। टोटल कितने हो गए, लगभग 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 50 साल हो चुके हैं, ज्यादा हो चुके हैं? 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट को बने हुए, तो इसीलिए वहां पे बहुत बड़ा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन किया गया था अभी। तो आप लोगों को याद रखना है कि ये फोर्थ हाई कोर्ट बनाया गया है। तो 3 थे पहले, कोलकाता में था, और
भूला मत करो चीजों को याद रखा करो। ओके, बॉम्बे में था, ये देखिए कोलकाता बोला जाता है, बॉम्बे बोला जाता है, आज की डेट में मुंबई हो चुका है, मद्रास बोला जाता है, आज की डेट में चेन्नई हो चुका है। तो इनके नाम चेंज नहीं किए गए हैं। हालांकि एक बार बोला गया था कि नाम चेंज कर दो, कोर्ट के, हाई कोर्ट के नाम हो गए, या फिर आप लोगों ने देखा होगा आईआईटी भी है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, तो उनके भी नाम चेंज करने की बात चल रही है, कई बार आती है उठ के कि इनके भी नाम चेंज कर दिया जाए। तो देखिए वो तो बात की बात है, तो इनके नाम जो है पुराने ही आज तक चले हुए आ रहे हैं, ठीक है। और देखिए जो स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उसके अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा, ठीक है। तो वहां पे ये बोला गया था, पर लेकिन बाद में जब 1956 में क्या हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब स्टेटों में से तोड़ तोड़ के दूसरे स्टेट बनाए गए। तो उस टाइम पे क्या हुआ, फिर ये दिखने लगा कि यार अगर एक एक हाईकोर्ट बनाया जाएगा तो काफी कुछ मतलब बर्डन पड़ जाएगा। अभी तो पहले स्टेट हो गई, थामना मुश्किल हो रहा है, स्टेट बनाने हैं, उनकी कैपिटल बनाने हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सेट करना है। अगर हाई कोर्ट भी अलग अलग बनाने लगे तो बस फिर तो इसी में लगे रह जाएंगे, चीजें ढंग से नहीं हो पाएंगी। तो उस टाइम पे फिर इन्होंने क्या किया कि कॉमन हाई कोर्ट बनाने स्टार्ट कर दिए, कि दो स्टेट मान लीजिए रीऑर्गेनाइजेशन हो गए, दो स्टेट बन के आए, अभी एक हो गया आंध्र प्रदेश, दूसरा हो गया तेलंगाना, तो दोनों का एक ही हाई कोर्ट बना दिया। पंजाब और हरियाणा बन के आए, तो पंजाब और हरियाणा का एक बना दिया। तो इस तरीके से हाई कोर्ट इन्होंने शेयर करने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो उस टाइम पे ये फंडा चलना स्टार्ट हुआ था। तो तब कब किया गया था, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, बता चुका हूं पहले, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसके तहत एक या एक से अधिक स्टेट, याद रखिएगा, एक स्टेट नहीं, एक स्टेट भी हो सकता है, दो स्टेट भी हो सकते हैं, दो मतलब तीन स्टेट भी हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही स्टेट का है, दो स्टेट का है, चार स्टेट का भी सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है एक या एक से अधिक, तो एक से अधिक में कोई कोई भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, ऊपर वाली लिमिट इन्होंने नहीं रखी है। ओके, तो ये कुछ फैक्ट थे जो आप लोगों को याद रखने हैं। और थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड देख लेते हैं। देखिए पार्ट किस में आता है, पार्ट 6 में आता है ये, ठीक है ना, जो हाई कोर्ट से रिलेटेड है। तो पार्ट 6 में आर्टिकल 214 से 231 तक आता है ये, ठीक है। तो यहाँ तक कि हाई कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे मतलब कॉन्सेप्ट रखे गए हैं अंडर आर्टिकल 214 से 231 तक। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कई सारे प्रोविजन है, दो तीन और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, पहले ये देख लीजिए आप एक बार। आज की डेट में जो हाई कोर्ट है वो 24 हाई कोर्ट है, ठीक है ना। तो टोटल 24 हाई कोर्ट है, और इन 24 हाई कोर्ट में से ओनली एक यूनियन टेरिटरी ऐसी है। कौन सी है वो यूनियन टेरिटरी, हमारी कैपिटल दिल्ली, जहाँ पे हाई कोर्ट है। इसके अलावा और कोई भी यूनियन टेरिटरी में हाई कोर्ट नहीं है। ये भी आप लोगों को फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, याद रखनी है। और आज की डेट में 3 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 कॉमन हाई कोर्ट्स हैं और किन किन स्टेटों के हैं, आप लोगों को बताना है। और थोड़ा सा अगर और सर्च करोगे तो थोड़ा सा और फायदा हो जाएगा। ये बता देना कि जो बाकी की यूनियन टेरिटरी बच गई हैं वो किस किस हाई कोर्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। बाकी की जो यूनियन टेरिटरी बच गई हैं, तो जो ये यूनियन टेरिटरी है ये किस किस हाई कोर्ट के अंदर आती हैं, और कौन से स्टेट जो है वो हाई कोर्ट शेयर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ओनली 24 हाई कोर्ट है आज की डेट में, और स्टेट कितने हैं, 29 स्टेट है। तो इसका मतलब कोई तो शेयर कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज वगैरह, कोई तो शेयर कर रहे हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तरीके से बताना है आप लोगों को ये। ओके, तो अभी इसमें आर्टिकल में बोल रहे हैं कि अपना अलग हाई कोर्ट चाहिए इनको। अलग हाई कोर्ट भी कहाँ पे चाहिए, चंडीगढ़ में बोल रहे हैं। हाई कोर्ट नया चाहिए इनको चंडीगढ़ में, ठीक है। और उसके लिए क्या बोल रहे हैं, देखिए ये रीजन क्या दे रहे हैं उसके लिए, कि डिले होता है बहुत ज्यादा केसों में, और जो ये सिंगल हाई कोर्ट है उसमें बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे ढंग से न्याय नहीं मिल पाता है, तो इसलिए इनको अलग हाई कोर्ट चाहिए। अपना इन्होंने अप्रूवल दे दिया, पार्लियामेंट को बोला है कि जल्दी से जल्दी आप भी अपना मतलब अमेंडमेंट कर दीजिए, जो कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 में। देखिए 1966 में दोनों अलग हुए थे, ठीक है ना। पंजाब का नाम किस लिए दिया गया, क्योंकि पहले पंजाब था, उसमें से निकाला गया हरियाणा है। इसी तरीके से आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला जाता है उसको, ठीक है ना, तो उसमें से तेलंगाना निकाला है, ठीक है। इसको थोड़ा याद रखिएगा। ये वाली न्यूज है, पेज 7 पे न्यूज है ये है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर से रिलेटेड है। उन्होंने देखिए बोला है अभी कि अल्तमस कबीर जो थे उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, कोई केस था उससे रिलेटेड, तो उस केस को इन्होंने जजमेंट जो था उसको लीक कर दिया था, ठीक है ना। तो काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ये तो छोड़िए, देखिए जो भी चल रहा है हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ से, क्योंकि न्यूज में है, बॉडी है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही बताना है कि किस तरीके की बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। तो सबसे अगर आप लोगों को पता है कि आरटीआई कब आई थी, तो आप नॉर्मल सी बता देंगे, आरटीआई कब आई थी, 2005 में। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो नॉर्मल सी बात है कि अनकॉन्स्टिट्यूशन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। तो एक तो ये याद रखनी है, हमने ये डिस्कस किया था कि उस टाइम पे जब हम डिस्कस कर रहे थे लोकपाल के बारे में, हम बोल रहे थे कि जो लोकपाल है, लोकपाल को अब तक अपॉइंट नहीं किया जा रहा है लीडर ऑफ अपोजिशन की वजह से। तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था, लीडर ऑफ अपोजिशन का दर्जा जो था, सेंट्रल गवर्नमेंट ये मतलब एक तरीके से इस तरीके की बात बोल रही थी कि यहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इसलिए लोकपाल का गठन नहीं किया जा रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था
कि यार लोकपाल तो आपको सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में भी चाहिए, लोकपाल तो आपको सीबीआई की पोस्ट को भी भरने में चाहिए, तो वहां पे तो आपने नहीं देखा है, वहां पे तो आपने झटाझट सबको बैठा दिया जी जिसको बैठाना था। तो देखिए अपॉइंटमेंट जो होती है चीफ इन्फॉर्मेशन वो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की, तो उसमें पीएम चाहिए, ठीक है ना, पीएम के साथ में फिर लीडर ऑफ अपोजिशन चाहिए, फिर उसके साथ में कैबिनेट मिनिस्टर चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये पोस्ट होनी चाहिए, तो लीडर ऑफ अपोजिशन इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे, जिसके बेस पे देखा जाता है कि ये आदमी होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में बात आ रही है, थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो एज होनी चाहिए वो 65 ईयर होनी चाहिए, 65 ईयर होनी चाहिए, और 5 साल का इसका टेन्योर होता है। तो ये आप लोगों को कुछ छोटी छोटी मतलब छोटी छोटी बातें कुछ याद रखनी है, जो कि कहीं पे पूछ ली जाती हैं। ओके, ये वाली न्यूज पेज 10 पे न्यूज है। इस वाली न्यूज में देखिए क्या बोला गया, यूएस और जर्मनी दोनों बोल रहे हैं इंडिया को, जो हमने एनजीओ की जो फंडी है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, देखिए इनको ना तो फंडिंग कोई गवर्नमेंट देती है, ना ही इनको फंडिंग कोई भी इंटरनेशनल मतलब गवर्नमेंट दे सकती है, डब्ल्यूटीओ वगैरह ये होता है, इनको ओनली दान में पैसा मिलता है एक तरीके से, ठीक है ना, डोनेशन मिलता है इनको। तो जो डोनेशन मिलता है वो कई बार कई सारी जो एनजीओ होते हैं उनका नेगेटिव तरीके से यूज किया जाता है किसी भी कंट्री के अंदर, मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि डिटोरेटेड कंडीशन करने के लिए, सिचुएशन खराब करने के लिए। जिस तरीके से आप एग्जांपल ले सकते हैं आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। तो कोई भी ऐसी एनजीओ होगी जिसको बहुत सारा पैसा मिलता है, और वो एनजीओ क्या करेगी, वहां पे पत्थर फेंकने के लिए, मतलब जो वहाँ की जन सिटीजन है, मतलब हमारी कंट्री के जो सिटीजन है जम्मू और कश्मीर वाले, तो उनको पैसे देंगी। तो काइंड ऑफ ये मैं ओनली एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको नेगेटिव में मत लीजिएगा। इस तरीके का एग्जांपल दे रहा हूँ कि मतलब इस तरीके से यूज किया जा सकता है किसी भी कहीं पे भी। मान लीजिए अभी कई सारे दंगे हुए थे, गुजरात में दंगे हुए थे, तो गुजरात में दंगे हो रहे हैं या फिर और भी कहीं पे दंगे हो रहे हैं, आप दंगे ले लीजिए मुजफ्फरनगर में हुए थे अभी। तो जो इस तरीके के दंगे होते हैं कई बार एनजीओ के द्वारा कराए जाते हैं। ये एनजीओ को पैसा प्रोवाइड कराया जाता है बाहर की कंट्री से, किस लिए कराया जाता है कि अनस्टेबिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए, जिससे कि अगर कंट्री में अनस्टेबिलिटी रहेगी तो कंट्री की इकोनॉमी अच्छे से नहीं बढ़ पाएगी, अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। तो उन सब चीजों के तहत जो इन पर रोक लगाई जाती है, आप लोगों को ये याद रखना है, पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट FCRA। तो इसके तहत जो होता है इन कई सारी जो एनजीओ होती हैं उन पे बैन लगा दिया जाता है, उनको बाहर से पैसा लेने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो अभी जो जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट की जो काउंसिल हो रही है, तो वहाँ पे जो हमारे अटॉर्नी जनरल है, देखिए अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो हर जगह काम करते हैं गवर्नमेंट के लिए। जहाँ पे भी वकील से रिलेटेड कुछ बात होती है, तो रोहतगी जो है हमारे अटॉर्नी जनरल, उनका नाम पहले आता है। किस आर्टिकल के अंदर आते हैं, आर्टिकल 76 के अंदर, ठीक है। तो ये अटॉर्नी जनरल जी हर जगह जाते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने रिप्लाई किया है वहां पे, देखिए ये हम जो कर रहे हैं ये ऐसा नहीं है, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो FCRA एक लेजिटिमेट है। ये दूसरी गवर्नमेंट क्या कह रही है, यूएसए और जर्मनी वाले, FCRA को हटाओ, ठीक है, तो एनजीओ पे बैन लगा रहे हो आप। तो ये बोल रहे हैं कि देखिए एनजीओ अगर जो भी है, अगर वो हमारे रूल और रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रही है, तो ऐसी कोई भी एनजीओ हमने बैन नहीं की है, हमने किसी भी एनजीओ के ऊपर ऐसा पाबंद नहीं लगाया, ठीक है। वो क्रिटिसिज्म और बोल रहे हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट हो गया, या फिर जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन खराब हो रखी थी, या फिर मुस्लिमों को लेके कई बार दंगे होते हैं हमारी कंट्री में, तो उसको भी इन्होंने बोला कि आप लोग की इस तरह की कंडीशन करते हैं कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा के रख देते हैं। तो यहाँ पे जो रोहतगी जी है उन्होंने रिप्लाई किया कि देखिए ये ओनली डिस्टर्ब एरिया में रहता है, और अगर उसमें नहीं लगाएंगे इस तरीके का एक्ट, तो पूरी कंट्री में डिस्टर्बेंस फैल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वहाँ पे ह्यूमन राइट के वो अपोज में जा रहे हैं, ठीक है। तो जो काम किया जा रहा है वो ओनली ह्यूमन राइट के हिसाब से ही किया जा रहा है, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे कंट्री में शांति और सुख सुविधा बनाने के लिए ही इस तरीके के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये इन्होंने रिप्लाई किया वहां पे। ओके, पेज 11 पे न्यूज है ये वाली। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, जिसने पिटिशन डाली है कि आधार कार्ड को मैंडेटरी नहीं करना चाह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सेंटर तो है इसको ऐसे लेके चल रहा है पेनिसिया। पेनिसिया बोलते हैं किसी भी हर एक दवा का रामबाण, मतलब रामबाण इलाज बोलते हैं एक तरीके से। तो सेंटर तो उसको ऐसे लेके चल रहा है जैसे रामबाण है किसी भी तरीके से, किस तरीके से कि कुछ भी करेगा कि आधार कार्ड में उसको उसको पैन कार्ड में कनेक्ट कर देंगे, ब्लैक मनी करेगा ये खत्म करेगा, टेररिज्म ये खत्म करेगा, लीकेज ऑफ सब चीजों का ये खत्म करेगा। तो इसका मतलब ऐसे लेके चल रहे हैं कि पेनिसिया है कि रामबाण है, ये सब चीजों का बस आधार कार्ड से कनेक्ट कर दो, सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, ओनली 0.04% पैन कार्ड है वो डुप्लीकेट फाइन किए गए, मतलब वो एक तरीके से डबल पैन कार्ड या फिर गलत पैन कार्ड बनाए गए हैं ओनली। तो ये कह रहे, तो ये बोल रहे हैं ओनली 0.24 पैन कार्ड डुप्लीकेट बनाए, तो बचे हुए जो 99.6% आदमी है उनको भी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इससे कनेक्ट करनी पड़ेगी पैन कार्ड की। तो ये कहाँ का मतलब एक तरीके से कहाँ की सही बात है ये, तो ये इसके बारे में बोल रहे हैं
कि ओनली कुछ आदमियों की वजह से सबको झेलना पड़े, ये कहाँ का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने बोला था कि सेक्शन 139 ए के तहत इनकम टैक्स होता है उसके तहत जो बातें की गई है, देखिए बहुत पहले से आधार कार्ड को सब जगह कनेक्ट करने की बात चल रही है। सोशल सिक्योरिटी स्कीम हो गया, पैन कार्ड हो गया, या फिर मिड डे मील स्कीम हो गया, इस तरीके से, या फिर अपना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, तो सब जगह पैन कार्ड कनेक्ट करने की बात चल रही है। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि अगर ये वायलेशन पाया जाता है कि आर्टिकल 21 का, ठीक है, तो देखिए कोई भी एक्ट वगैरह कुछ भी उसको साइड में रख दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको साइड में रख दिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है अगर आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन इसके तहत पाया जाता है, ठीक है। और अगर इसका हनन नहीं पाया जाता, ये ऐसे के ऐसे ही बरकरार रहेंगे, तो फिर ये कह रहे हैं फिर एब्सर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पिटिशनर कह रहे हैं अगर नहीं पाया जाता है तो फिर गलत हो जाएगा। तो दोनों के व्यूज हैं, देखिए डिसीजन निकल के आता है उसमें क्या सोल्यूशन इसका निकाल के देता है हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पेज 11 पे न्यूज है, ये न्यूज काफी इंटरेस्टिंग लगी देखने में। अब तक जो है मुस्लिम जो समुदाय है हम लोगों का, उसमें क्या पाया जाता है, ओनली जो आदमी है उनको हक है ट्रिपल तलाक देने का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एक केस ऐसा निकल के आया है कि वुमेन बोल रही है कि मुझे ट्रिपल तलाक का अधिकार चाहिए, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश का मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, वहां की कहानी है। मेरठ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बोला गया है कि वहाँ पे एक वुमेन है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी है और अपने जो हस्बैंड है उसका अब्यूज़ करता है, मतलब गालियाँ देता है, शराब वगैरह पीता है तो परेशान करता है। तो जो ये बंदी है ये चाहती है कि इसने एफआईआर दर्ज की है और ये बोल रही है कि इसको हक दो कि ये भी ट्रिपल तलाक दे सके हस्बैंड को। ये कहाँ का रूल है कि आदमियों को ही हक दिया जाता है, इसलिए इस तरीके से तो आदमियों को महान बना दिया गया है कि वो चाहे तो अपनी वाइफ को रख सकते हैं और जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं। तो वो बोलिए कि मुझे भी ये हक चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड को छोड़ सकूँ जब चाहूँ। तो देखिए अच्छी बात है अगर इस तरीके से इक्वलिटी वाला कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी सबको इक्वल होना चाहिए। तो वैसे भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने अभी बोला है, वो भी आर्टिकल में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी बोला था कि जिसको भी अगर ये आप लोग चाहें तो आपकी कम्युनिटी का ये इंटरनल मैटर है, आप लोग अगर इसको खुद से सोल्ट आउट करना चाहे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो वो भी केस निकल निकल के देखने को आया था। और अब यहाँ पे जो इस तरीके का केस आ रहा है, तो ये इंटरनल मैटर अगर देखा जाए तो आराम से सॉर्ट आउट किया जाए, तो रिलीजन से रिलेटेड अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाता है तो फिर प्रॉब्लम ना हो, तो आराम से सोल्व कर ले तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये यहीं पे इस आर्टिकल के बारे में ये सब चीज इन्फॉर्मेशन थी। ये वाला आर्टिकल रिलेटेड टू है सीरिया। सीरिया में बहुत ज्यादा महाभारत चला हुआ था, मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को बताया था। अब ये महाभारत का आप लोगों को यहाँ पे आंसर भी मिलता है। महाभारत मैंने इसीलिए इसको बोला था, महाभारत इसीलिए बोला था, देखिए रशिया, ईरान और तुर्की सारे मिलके सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं सीरिया का। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, वो देखने वाली ये बात है, ना तो यहाँ पे सीरिया है जो सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, और ना ही जो रिबेलियन है वहां पे जो अपोजिशन फैला रखी है, ना वो है, कोई भी यहाँ पे नहीं है। मतलब अपने आप इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं, ना तो उसको लिया जो पिट रहा है, ना इसको लिया जो पीट रहा है, ठीक है। जिनके बीच में लड़ाई है उनको साइड में रख दिया, उनको बोला कि सॉल्यूशन हम निकालेंगे। इसीलिए मैंने इसको महाभारत बोला था। कहीं हो कहीं रहा है, कर कोई रहा है, एंजॉय कोई कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सब चक्कर चल रहा है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ये कैपिटल अस्थाना में मिल रहे हैं, कजाकिस्तान की कैपिटल है। तो यहाँ पे मिलके देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्या बोल रहे हैं, क्रिएट ए सेफ जोन। तो अंदर सेफ जोन बना दिया जाए, प्रॉपर एरिया को बोल दिया जाए कि ये सेफ जोन है। तो सेफ जोन में फोकस किया जाए कि यहाँ पे फिर से ना इस तरीके की ट्रबल क्रिएट हो जाए, और सेफ जोन बना बना के एरिया बढ़ाया जाए। तो काइंड ऑफ ये चीजें बोल रहे हैं। देखिए अब किस तरीके से आता है, एक दो दिन में हो सकता है कि इसके ऊपर अब फिर से एडिटोरियल आ जाए। तो वैसे तो सब चीजें जानती है, देख लेंगे फिर से इसको। पेज 12 पे न्यूज है, ये ओबामा केयर से रिलेटेड है। ओबामा केयर को रिपील कर दिया गया। ये हेल्थ केयर था, एक तरीके से सब्सिडी दी गई थी गरीबों को, ठीक है ना। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस दिन से आके इसी के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, तो इसको पास कर दिया गया हाउस के द्वारा। तो ये बहुत ही अच्छी जीत मानी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप जी की। तो ये देखा जा रहा है कि अगर वो इस तरीके का बिल पास करा पा रहे हैं, जो उनका सब अपोज कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कर दिया, डोनाल्ड ट्रंप जी ने वो कर दिया, तो अब ये देखा जा रहा है कि उनको सपोर्ट मिलती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जो कैंपेन के टाइम पे अपनी जो बातें बोली थी, अपना प्रचार जो कर रहे थे इलेक्शन का, तो अब उन चीजों से वो हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इनको देखा जा रहा है कि ये चीजें प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करने की बात कहीं ना कहीं आ रही है। तो सब इनका साथ देने अब लग गए हैं लगभग, ठीक है। पेज 13 पे न्यूज है, कट इन कॉर्पोरेट टैक्स 18%, ठीक है ना, रिमूव ऑल द इंसेंटिव्स। तो ये सीआईआई, जो सीआईआई की नई अभी चेयरमैन बनी है, तो उन्होंने ये बात बोली है कि इस तरीके से इसको कट करना है, ठीक है। तो ये कट करने की बात कहाँ कहाँ पे बोल रहे हैं, देखिए एक तो ये बात होगी, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा एग्रीकल्चर पे जो इनकम टैक्स लगाने की बात करी थी, तो उन पे कौन कौन बात कर रहा था, जो अरविंद सुब्रमण्यम जी हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है, उन्होंने भी बोला था। नीति आयोग के मेंबर है जो विवेक डुब्रोय जी है, उन्होंने भी बोला था। और अब ये जो नई सीआईआई की जो चेयरमैन बनी है अभी, शोभाना जी, तो ये भी क्या कर रही है, ये भी वही भाषा बोल रही है जो
चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और ये अरविंद सुब्रमण्यम जी और जो ये विवेक डुबरो जी बोल रहे थे। तो ये भी शोभाना जी भी ये बोल रही हैं कि इन पे टैक्स, मतलब जो एग्रीकल्चर की जो हायर इनकम वाले जो किसान है उन पे टैक्स लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो सीआईआई की, मतलब सीआईआई को बता देता हूँ यार, ये बात याद बातों बातों में भूल गया। ये होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है ना। सीआईआई के बारे में याद रखिए, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1800 लगभग 90-95 की फिर में बनाई गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। तो थोड़ा याद रखना इसके बारे में, ठीक है। तो काफी पुरानी है। तो इंडस्ट्रीज के बारे में तो किस तरीके से देखिए, टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स इंडस्ट्रीज के ऊपर लगाया जाता है, ये इसको बोल रहे हैं इसको घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए। आज की डेट में 25% है, तो इसको घटा के 18% कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर इसको 25% से 18% करेंगे तभी जाके क्या होगा, हमारे यहाँ पे ग्रोथ और ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि बाहर से आदमी यहाँ पे अगर इंडस्ट्री में देखे, यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्ट करेगा आगे तभी तो करेगा जिसपे कम टैक्स लगे। इसीलिए हमारे यहाँ के जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या ढूंढते हैं, टैक्स हेवन कंट्री ढूंढते हैं जहाँ पे उनको टैक्स ना देना पड़े। अगर उनको हमारे यहीं पे टैक्स कम मिलेगा तो हमारे यहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, वो खुद की कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे यहाँ के खुद की कंट्री के आदमी भी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो टैक्स हेवन की वजह से इस तरह की कंडीशन होके आती है, ठीक है। और आगे क्या बोले कि 10% प्लस जीडीपी ग्रोथ इससे मिलेगा, जो कि आज की डेट में 7 के हेरफेर में है। और बाय द 2019 और 20 तक, तो 2020 तक लगभग बता रहे हैं कि 10 प्लस का जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो इसको घटाना पड़ेगा 18% तक, और दूसरा जो जो सरप्लस फार्मर है, मतलब जो काफी अच्छे अमीर फार्मर है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही आलीशान फार्मर भी हैं बहुत सारे, जो कि अच्छे खासे हैं। तो उन पे अगर टैक्स लगा दिया जाए तो तब जाके आप इसको पूरा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके का सजेशन है, और कुछ नहीं है। जस्ट अभी अभी देखिए, ऐसा कुछ है नहीं है। अभी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने बोला है कि एग्रीकल्चर जो है, जो स्टेट का सब्जेक्ट है, हम उस पर किसी भी तरीके से टैक्स नहीं लगा सकते हैं। तो वो बातें भी हम लोगों के सामने आई थी निकल के। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि बेस इरोजन और जो प्रॉफिट सिस्टम है, ये एक सिस्टम बनाया गया था G20 कंट्रियों के द्वारा, ठीक है ना। जो G20 कंट्री है उसके द्वारा एक सिस्टम बनाया गया था ट्रांसफर प्राइसिंग को रोकने के लिए। ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है अभी बताऊंगा। उसको रोकने के लिए बनाया गया था। सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना है, ये 2018 तक, ये अभी फोर्स में आने वाला है 2018 में। तो अभी नेक्स्ट ईयर इसको इंप्लीमेंट करने चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी सिस्टम क्या है? सिस्टम ये है, एक कंट्री होगी इंडिया, ठीक है ना, और दूसरी कंट्री हो गई, मान लीजिए पड़ोसी ले लीजिए पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी इंडिया में है, इंडिया में कंपनी कोई ए है, ठीक है, उस कंपनी की सब्सिडी हो गई कोई बी, ठीक है। तो ए जो कंपनी है वो इंडिया में है और सब्सिडी जो है वो पाकिस्तान में है। मान लीजिए जो प्रॉफिट है वहां पे, मान लीजिए पाकिस्तान में जो टैक्स लगता है वो ओनली 10% लगता है, ठीक है। और जो यहाँ पे इंडिया में टैक्स लगता है वो आज की डेट में 25% है। चलिए इसी को ले लीजिए। तो अगर यहाँ पे कोई प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है, ठीक है। तो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगता है। अगर कोई कंट्री यहाँ पे प्रॉफिट कमा रही है तो प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 25% लगेगा, ठीक है। मान लीजिए अगर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 100 रुपए में 25 रुपए जो होते हैं गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान में प्रॉफिट, अगर यहाँ पे प्रॉफिट इनको ज्यादा हो रहा है, मान लीजिए मैक्सिमम प्रॉफिट यहीं पे हो रहा है, ठीक है, तो टैक्स यहाँ पे लग जाएगा इनको। अगर अगर पाकिस्तान में ओनली 10%, ये एक तरीके से 10% लग रहा है इनका, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर 10% देना पड़ेगा। तो जो यहाँ का प्रॉफिट है वो यहाँ ना दिखा के ये क्या बोलते हैं, ये वाला प्रॉफिट हमको पाकिस्तान में हुआ है, ठीक है। तो जो इनको यहाँ 25% जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे थे, यहाँ पे ओनली इनको 10% देने पड़ेंगे। तो जो इनकी सब्सिडी है तो ये दिखाते हैं कि उसमें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है एज कम्पेयर टू यहाँ पे हमको ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे इनको कम टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम दिखाएंगे और यहाँ पे ज्यादा दिखाएंगे तो यहाँ का प्रॉफिट जो यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। तो इस ट्रांसफर प्राइसिंग को रोकने के लिए G20 ने एक कॉन्सेप्ट निकाला है जिसको बोलते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट सिस्टम। तो इसको ये इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो किसके लिए है ये? आंसर क्या हो गया? ए। हाउ द फिल्म जो टैक्स इवेड करती है, ट्रांसफर प्रॉफिटिंग और वन सब्सिडी टू अनदर, मतलब एक सब्सिडी से दूसरी सब्सिडी में किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, बैंकिंग में बहुत ज्यादा और एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इवन यूपीएससी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आराम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। इस वाले क्वेश्चन में बात की है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, वो क्या काम करती है, कौन कौन सी चीजों को देखती है। तो फर्स्ट तो बोल रहा है कि जैसे कि अगर कोई दो बॉडी है, मतलब कोई कोई लार्ज एंटिटी है, कोई भी अगर मर्ज होती है, कोई एक्वाइजेशन होता है, अगर किसी दो को मिला दिया जाता है, तो मिलाने के बाद में कुछ और करने के बाद में डिवाइड भी कर दिया जाता है, तो मोनोपोली तो नहीं हो गई है मार्केट में। देखिए नाम देखिए इसका क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब मार्केट में कंपटीशन बनाए रखने। किसी एक पार्टी या कंपनी का ज्यादा वहां पे वर्चस्व ना हो जाए, पता चला टीसीएस ही पूरी मार्केट में छा रही है, इन्फोसिस और विप्रो वाले की कहानी खत्म हो गई। तो एक कंपटीशन बनाए रखना मार्केट में, ठीक है। एक तो ये इसको देखती है या नहीं देखती है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा बोल रहा है कि डीलिंग विद द जो कंज्यूमर है उनके ग्रीवेंस, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उससे डील करता है। तीसरा क्या बोला है, कमर्शियल बैंक,
अगर कोई कमर्शियल बैंक से रिलेटेड कोई लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम, तो उस तरीके की जो चीजें होती है प्रिस्क्राइब बाय आरबीआई, उसको देखता है। तो देखिए पहले तो वीडियो को पॉज करके आंसर देना है, ठीक है, ये रूल याद रखिए, बार बार बताना ना पड़े। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए ओनली फर्स्ट है। सेकंड वाले में आप लोगों ने देखा होगा जागो ग्राफ जागो वाला सिस्टम है, तो वो वाला अपना काम देखते हैं। ये कंप्लीट काम जो होता है वो आरबीआई के हाथ में होता है, तो इसमें यहाँ ये कुछ नहीं करता है। तो जो आंसर हो गया फर्स्ट हो गया, ठीक है ना, तो ओनली बी आंसर हो गया इसका। ओके, ये क्वेश्चन साइंस का है, जनरल साइंस का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं सब एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे यूपीएससी हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि जो अगर आपके पेट में एसिडिटी हो गई है, तो आपको क्या लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें एसिडिक कंपोनेंट कम है, इनमें से कौन से में है। अगर एसिडिटी लेंगे तो और ज्यादा एसिडिक कंपोनेंट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर कॉफी को देखो, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा चाय से पीने से कई के पेट में एसिडिटी हो जाती है। टमाटो को देखो, टमाटो भी खट्टा होता है तो एसिडिक की नॉर्मल सी बात होगी, और बनाना भी कहीं ना कहीं एसिडिक ही रहता है। देखिए एसिडिक क्या होता है, पीएच की वैल्यू होती है, अगर इसकी वैल्यू मतलब 7 से कम होती है, 7 से कम होती है तो इसका मतलब एसिडिक है, ठीक है। और अगर 7 से ज्यादा होती है तो इसका मतलब बेस है। और जो बेस पाया जाता है वो सबसे ज्यादा एग में पाया जाता है, इन इन चारों के कंपेयर में अगर देखा जाए। तो अगर इनमें से ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल ओनली इंक्रीज द एसिडिक कंटेंट, एसिडिक कंटेंट कौन बढ़ाएगा, तो तीनों एसिडिक कंटेंट बढ़ाएंगे छोड़ के एग को। अगर उस टाइम पे आप एग खा रहे हैं तो आपके पेट को राहत मिलेगी, ठीक है ना। तो उस टाइम पे आपके पेट में अगर एसिडिटी वगैरह हो रही है तो एग उस टाइम पे राहत पहुंचा सकता है, एज कम्पेयर टू ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट दे रखे हैं इनके कंपेयर में, ठीक है। तो ये चीजें याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपिटेंट ऑथोरिटी डिक्लेयर द स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट एज द ड्रॉथ हिट, मतलब जो सूखा पड़ जाता है वो कौन सी ऑथोरिटी है जो डिक्लेयर करती है। तो यहाँ पे 4 दे रखे हैं, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सी ऑथोरिटी है जो डिक्लेयर करती है। अगर आप लोग जानते हैं थोड़ा सा भी, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, तो हल्का सा अगर आप लोगों को आइडिया है कि जो लैंड का सब्जेक्ट हो किसके अंडर में आता है, तो आप लोग इसको कर ले जाओगे आराम से। तो लैंड किसका सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है लैंड कहाँ पे आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। जैसे कि 3 लिस्ट होती हैं, तो 3 लिस्ट में कौन सी होती है, सेंटर होती है, स्टेट होती है और कंकरेंट होती है। तो सेंटर में सेंटर बनाता है रूल एंड रेगुलेशन, स्टेट में स्टेट बनाता है, और कंकरेंट में दोनों बनाते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि इसको कंकरेंट में लेने की बात आ रही थी कई बार अभी हम देखें एग्रीकल्चर पे टैक्स की बात आ रही है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है। तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट कई बार आते रहते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है इसको, ठीक है ना, अगर डिस्ट्रिक्ट के बेस पे अगर कुछ हो रहा है। पर लेकिन अगर ऑल इंडिया में अगर कोई डिक्लेयर करना है कि ऑल इंडिया में ग्रोथ हो रहा है, तो वो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट होता है वो डिक्लेयर करेगा, ठीक है ना, कैबिनेट डिक्लेयर करेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में चीज आ जाती है अगर ऑल इंडिया ग्रोथ डिक्लेयर करना है तो। ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये सेंडाई फ्रेमवर्क से। तो सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। सबसे पहले तो आप लोगों को यही याद रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है आप लोगों से, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट आपको बोल रहे हैं कि इट वाज डेवलप्ड बाय द यूएन मेंबर स्टेट इन 2015। सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। इट इज द सक्सेसर इंस्ट्रूमेंट, मतलब सक्सेसर है किसका, ये ह्यूगो फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका सक्सेसर है ये। तो ये इसका सक्सेसर है, जी हाँ इसका सक्सेसर है। 2005 से 2010 तक इसके अंडर में काम चल रहा था, 10 साल के लिए। अब 2015 से 30 तक अब चलेगा सेंडाई फ्रेमवर्क। तो सेंडाई जो है वो कहाँ पे सिटी है, जापान में। आप लोगों को पता है जापान में कितने ज्यादा अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, तो इस तरीके की चीजें खासकर जापान वाले एरिया में ही होती है। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि ये वाली सिटी ह्यूगो ये कहाँ पे थी, ठीक है ना, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए कहाँ पे थी, तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया इसका। डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। खासकर साइक्लोन वगैरह इतने ज्यादा आते हैं तो उसकी वजह से भी और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ड्रोथ जैसी सिचुएशन आज की डेट में बनी रहती है, और जैसे कि अभी चेन्नई में बाढ़ भी आई थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से इस तरीके की चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है ना। ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू द फ्रेश मिल्क, क्यों ऐड किया जाता है ये, आप लोगों को पता होगा। नॉर्मली ये बहुत बार आप लोगों ने सुना भी होगा, नॉर्मली बहुत बार ये साइंस का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सुना ही होगा, घरों में भी यूज करते हैं इसको कई बार। इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए थोड़ा सा पहले वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था उसका सहारा ले सकते हैं। मैंने वहां पे बोला था कि एसिडिक कंटेंट कौन सा चीज बढ़ाती है, ठीक है। तो एसिडिक कंटेंट बढ़ने से ही हमारे यहाँ पे दूध जो होता है, जो हमारे यहाँ पे दूध होता है वो दही बन जाता है, ठीक है ना। तो जो जो मिल्क होता है वो कर्ड बन जाता है। तो ये इसी की वजह से बनता है, किसकी वजह से, एसिडिक नेचर। जैसे जैसे दूध का एसिडिक नेचर ज्यादा होता चला जाता है तो वो कर्ड बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, बेकिंग सोडा बोला है। तो बेकिंग सोडा का नेचर जो रहता है वो बेस रहता है, क्षार रहता है ये। तो ये इसको कर्ड बनने से रोकता है, मतलब उसका जो एसिडिक नेचर है, आप लोगों को अभी बताया मैंने, पीएच की बात करते हैं, जो 7 से कम होता है तो एसिडिक नेचर होता है, और जो 7 से ज्यादा होता है तो बेसिक नेचर होता है। तो जो 7 से ज्यादा है उसका नेचर बनाने की कोशिश करता है, जिससे कि जो दूध को ज्यादा लंबे समय तक प्रिवेंट किया जा सके कि वो कर्ड ना बन जाए, ठीक है। तो दूध को सेव करने के लिए इसका यूज किया जाता है, याद रखिएगा इस तरीके के कॉन्सेप्ट।
ये वाली तिन्हा कंप्यूटर के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। खैर, वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लकड़ी होती है, जो जलाई जाती है, लकड़ी या वुड, जो चारकोल वगैरह जलाया जाता है उनको, तो जलने के बाद में क्या होता है, वो थोड़ी देर तो धुएं के साथ में जलते हैं, उसके बाद में फिर वो ग्लो होने लगते हैं रेड कलर की तरह। ठीक है ना, आप लोगों ने देखा होगा जो मतलब जलाया जाता है उनको, बस रेड कलर उनका शो होता है, उसमें कोई भी मतलब एक तरीके से फ्लेम टाइप का नहीं होता है, उसमें से धुआं टाइप का नहीं निकल रहा होता है। तो उसका रीजन क्या है, इस तरीके का वो क्यों होता है? तो उसका रीजन देखिए, नॉर्मल सी बात है, जब आप गैस जलाते हैं, जैसे नॉर्मली आप गैस पे दूध गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या होता है, आप लोगों ने देखा लो निकलती रहती है। तो वो लो इसीलिए निकलती है कि उसमें गैस का कंटेंट होता है। ठीक है, पर लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये गैस का कंटेंट इसमें से खत्म हो जाता है स्टार्टिंग में ही। तो गैस का कंटेंट खत्म होने की वजह से वो लो की वजह से मतलब एक तरीके से जो लो होती है वो नहीं दिखती है फिर यहाँ पे, ओनली उसमें एक नॉर्मल मटेरियल बचा रहता है। ठीक है ना, तो वो जलता रहता है फिर। तो जो लो वो निकलती है, उस लो आपको याद रखना है कि जो वो लो निकलती है, जो एक तरीके से फ्लेम वाला वो फंडा निकलता है, वो ओनली गैस की वजह से निकलता है। अगर गैस नहीं रहेगी तो फिर वो नहीं निकलेगा, तो गैस से जो कंटेंट है वो स्टार्टिंग में खत्म हो जाता है, तो फिर बचा कुचा जो रहता है वो आराम से जलता है। ठीक है ना, रेड कलर के साथ में उसमें कोई धुआं नहीं निकलता है, उसमें कुछ भी इस तरीके का आपको नहीं दिखता है कि जल रहा है, बस रेड रेड दिखेगा वो आपको। ओके, तो आंसर समझ में आ गया होगा कौन सा है इसका आंसर? तो आंसर हो गया डी। ठीक है, आइए अब मॉर्निंग में जो क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर देख लेते हैं। देखो, गोलान हाइट के बारे में मैंने जिक्र किया था, तो गोलान हाइट कैप्चर की गई थी सीरिया के द्वारा, पर लेकिन अब ऑक्युपाइड किसके, इजराइल के द्वारा की गई है, तो इजराइल के अंडर में है ये। ठीक है ना, दूसरा यूएनएससी के मेंबर के बारे में मैंने बोला था 15 मेंबर है होते हैं उसमें, 5 तो परमानेंट होते हैं, और जिनके बारे में मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों को बताया था, चाइना, फ्रांस, यूएसए, यूके एंड रशिया। ठीक है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर 2 साल में जिनको चूज किया जाता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछा था। ये बोला था मैंने, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसके बारे में 8 कोर इंडस्ट्री होती है, उनका 38% होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, सबसे ज्यादा पार्ट किसका होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी का, दूसरे नंबर पे स्टील है, तीसरे नंबर पे रिफाइनरी प्रोडक्ट है, सबसे नीचे फर्टिलाइजर है, याद रख सकते हैं फर्टिलाइजर ही होगा। ठीक है ना, नेचुरल गैस हो गया या सीमेंट हो गया। ठीक है, तो ये आप लोगों को 3 स्टार्टिंग के और 3 बाद वाले याद रखने हैं। और जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसका बेस ईयर ये चेंज करने जा रहे हैं, 2004-5 था इसका, अब 11-12 करने जा रहे हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को याद रखनी है, जो मैं कंप्लीट डिस्कस कर चुका हूँ पहले। नाबार्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आप लोगों को इसी से पता चल रहा होगा कि जो नेशनल एग्रीकल्चर से रिलेटेड और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड, हेडक्वार्टर मुंबई में है। तो मैटर जो होता है, प्लानिंग करनी है, जो किस तरीके से एग्रीकल्चर के लिए लोन देना है और किस तरीके से रूरल डेवलपमेंट करना है, तो वो आप लोगों को नाम से ही डेफिनेशन बना सकते हैं। स्टेब्लिश कब हुआ था, 1982 में। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, खासकर एसएससी वगैरह में। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी में मैंने आप लोगों से पूछा था, 2.5% जीडीपी का ये देने जा रहा है नेशनल हेल्थ पॉलिसी में, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जिसकी वजह से अब हेल्थ की कंडीशन है थोड़ी अच्छे लेवल पे इंप्रूव हो जाएगी। तो ये अच्छी खासी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने काफी अच्छे आंसर दिए। देखिए, ऐसे अच्छे से आंसर देते रहिए और इंजॉय कीजिए पढ़ाई, जितना इंजॉय कर सकते हैं। एग्जाम आ रहा है, एग्जाम की कभी भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, हमेशा अच्छे से रहो, इंजॉय कीजिए, बी हैप्पी, और हमेशा एक दूसरे की हेल्प करो। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।